बड़ा गांव की चौपाल पर अक्सर बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा करते थे, खून का रिश्ता कभी धोखा नहीं देता। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपना तो अपना ही होता है। यह वाक्य गांव की फिजाओं में एक अटल सत्य की तरह गूंजता था। लोग इसे पत्थर की लकीर मानते थे, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। वह पत्थरों को भी पिघला देता है और सत्यों को भी झूठ में बदल देता है। बड़ा गांव के इतिहास में एक ऐसा दौर आया जब इसी खून के रिश्ते ने एक भरे पूरे घर को दस लिया और साबित कर दिया कि कभी-कभी अपनों की रगों में दौड़ता खून गैरों के दिए हुए जहर से भी ज्यादा जानलेवा होता है। यह कहानी उसी जहर और उस अमृत की है जो कर्मों से पैदा हुआ। बड़ा गांव के पूर्वी छोर पर जहां नदी का पाट थोड़ा चौड़ा हो जाता था, वही पंडित माधव प्रसाद की हवेली थी। माधव प्रसाद केवल नाम से पंडित नहीं थे। अपने आचरण और न्यायप्रियता के कारण वे पूरे इलाके में पूजनीय थे। जमीन जायदाद, खेत खलिहान सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनके घर के आंगन में एक सूनापन भी था, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए शायद भगवान खुद किसी मौके की तलाश में थे। और फिर वो रात आई। माधव प्रसाद ने अपने दरवाजे पर कुछ अजीब सा देखा। एक सिकुड़ा सिमटा सा बच्चा, कीचड़ में सना हुआ, ठंड से कांपता हुआ। मुश्किल से 10 साल का वो लड़का था, नीरज। नीरज के माँ बाप एक महामारी में गुजर चुके थे। ना उसके पास सिर छुपाने को छत थी, ना पेट भरने को दाना। वो गांव-गांव भटकता हुआ किस्मत के भरोसे इस हवेली के दरवाजे तक आ पहुंचा था। जब माधव प्रसाद ने उसकी आंखों में देखा तो उन्हें भूख से ज्यादा एक अजीब सी ईमानदारी नजर आई। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और उसी रात उसे छत दे दी। अगले दिन गांव में चर्चा शुरू हो गई। पंडित जी, अनाथ को पालना ठीक है, पर घर में रखना कौन जाने किस जात का है, कैसा खून है। माधव प्रसाद मुस्कुराए। जिसे भगवान ने माँ बाप नहीं दिए, उसे इंसान सहारा नहीं देगा तो कौन देगा। और रही बात खून की, तो इंसानियत का खून सब में एक जैसा होता है। उस दिन से नीरज माधव प्रसाद की छाया बन गया। वह नौकर नहीं था, वह उस हवेली की नींव का पत्थर था। सुबह 4 बजे उठकर गायों को चारा देना, खेतों का हिसाब रखना, पंडित जी की दवा का ध्यान रखना। नीरज ने अपनी पूरी दुनिया माधव प्रसाद के चरणों में समर्पित कर दी थी। वह कम बोलता था, लेकिन उसका काम बोलता था। धीरे धीरे गांव वाले भी भूल गए कि नीरज इस घर का बेटा नहीं है। मेरे 2 हाथ हैं, लेकिन नीरज मेरा तीसरा हाथ है। पंडित माधव प्रसाद का अपना एक सगा बेटा भी था। नाम था अभय। अभय और नीरज की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। अभय को बचपन से ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया था। जो मांगा वही मिला, जो चाहा वही हुआ। पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजा गया। शहर ने उसे डिग्री तो दी, लेकिन संस्कार छीन लिए। वहां की चमक दमक, ऊंची इमारतें, महंगे कपड़े और नकली दोस्त, इन सब ने अभय को उसकी मिट्टी से काट दिया। जब अभय पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा तो वो वही लड़का नहीं था जो कभी इस हवेली में पला था। उसे गांव की धूल से नफरत थी, गोबर की महक से चिढ़ थी और लोगों की सादगी उसे बोझ लगती थी। लेकिन जिस चीज ने उसके अहंकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, वो थी नीरज। अभय ने देखा कि हवेली की तिजोरी की चाबी हो या खेतों के बड़े फैसले, पंडित माधव प्रसाद हर बात में नीरज की सलाह लेते थे। एक दोपहर का समय था। अभय ने देखा उसके पिता नीरज के साथ बैठकर फसल के मुनाफे पर चर्चा कर रहे थे। बस यहीं से अभय के अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। मैं इस घर का वारिस हूं, मेरा खून इस जमीन में है, और ये अनाथ, ये 2 कौड़ी का लड़का मेरे पिता के बगल में बैठता है।
पिताजी सठिया गए हैं, अपने सगे बेटे को छोड़कर इस पर भरोसा करते हैं। अभय को लगने लगा कि नीरज ये सब नाटक कर रहा है। उसके मन में शक बैठ गया। ये सब दिखावा है। धीरे धीरे ये अनाथ तेरे पिता का दिल जीत रहा है। एक दिन ये मेरी जायदाद पर कब्जा कर लेगा। और यहीं से अभय के दिल में एक बीज बोया गया, लालच और डर का बीज। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन महीने बने और महीने साल। नीरज अब वही छोटा अनाथ लड़का नहीं रहा था। वो एक समझदार, मेहनती और गबरू जवान बन चुका था। हवेली का ज्यादातर काम अब उसी के कंधों पर था। खेत, पशु, हिसाब किताब, हर चीज में उसकी पकड़ थी। एक दिन पंडित माधव प्रसाद नीरज को अपने पास बुलाते हैं। नीरज, अब तू बड़ा हो गया है, कब तक अकेले खटेगा? नीरज सिर झुका लेता है। मुझे तेरी चिंता होती है बेटा। तुझे भी अब जिंदगी में एक साथी चाहिए। मालिक, मेरा जीवन तो आपकी सेवा के लिए है। माधव प्रसाद मुस्कुराते हैं। सेवा तो बेटा भी करता है। कुछ ही दिनों में पंडित माधव प्रसाद ने पास के ही एक गांव से नीरज के लिए रिश्ता तय कर दिया। लड़की का नाम था किरण। किरण गरीब घर की थी, लेकिन संस्कारों में अमीर। शादी सादगी से हुई, लेकिन उस सादगी में दिल से दी गई दुआएं शामिल थी। किरण ने हवेली में कदम रखा और ऐसा लगा जैसे वो बरसों से यहीं की हो। शादी के बाद किरण ने घर को धीरे धीरे संभाल लिया। रसोई से लेकर आंगन तक सब कुछ सलीके में आने लगा। नीरज और किरण की जोड़ी देखकर पंडित माधव प्रसाद की आंखों में एक अलग ही ठंडक उतर आती। लेकिन ये खुशी हर किसी को अच्छी नहीं लग रही थी। अभय अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने देखा नीरज अब सिर्फ भरोसेमंद नहीं, बल्कि घर का हिस्सा बन चुका है। अब नीरज के पास अपनी पत्नी भी है, अपनी दुनिया भी। अभय की शादी भी एक रईस घर में हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी को गांव में रहना पसंद नहीं था। वह ज्यादातर समय शहर में रहती। हवेली में नीरज और किरण की गृहस्थी फल फूल रही थी, और दूसरी तरफ अभय का जीवन और भी सूना होता जा रहा था। इसी बीच अभय के मन में एक डर बैठ गया। पिताजी नीरज को इतना मानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वसीयत में उसे भी हिस्सा दे दें। ये अनाथ धीरे धीरे मेरे घर पर कब्जा कर रहा है। ये डर धीरे धीरे असुरक्षा बन गया, और असुरक्षा ने अभय को शैतान बनाने की शुरुआत कर दी। शहर में रहते हुए अभय को जुए और दारू की लत लग चुकी थी। बाहर से वह रईस लगता था, लेकिन अंदर से कर्ज में डूबा हुआ था। लेनदार उसके पीछे पड़े थे। फोन, धमकियां और रोज का दबाव। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। एक रात अभय दबे पांव अपने पिता के कमरे में गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। माधव प्रसाद बिस्तर पर बैठे थे। पिताजी, मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है। मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। माधव प्रसाद ने बेटे की तरफ देखा। वे अनुभवी थे। अभय की आंखों में छिपी हड़बड़ाहट उन्हें साफ दिख रही थी। अबे, पिछले साल भी तुमने बिजनेस के नाम पर पैसे लिए थे, उसका क्या हुआ? मैंने सुना है तुम गलत संगत में पड़ गए हो। जब तक तुम पुराने पैसों का हिसाब नहीं दोगे, मैं और पैसे नहीं दे सकता। ये पैसा मेहनत का है, इसे जुए में उड़ाने के लिए नहीं दिया जा सकता। अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप उस नौकर नीरज के कहने पर चल रहे हैं ना? उसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे होंगे। आप अपने सगे बेटे पर शक करते हैं और उस अनाथ पर भरोसा। माधव प्रसाद की आवाज एकदम कड़क हो गई। जुबान संभालो अभय। नीरज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा फैसला है। अभय पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उस रात वह सोया नहीं, अपने खेतों की तरफ टहलता रहा, सिगरेट का धुआं उड़ाता रहा, और उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश आकार लेने लगी। पिताजी ने साफ कह दिया है, जब तक नीरज यहाँ है मुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इस कांटे को हमेशा के लिए निकालना होगा।
और ऐसा घाव देना होगा कि पिताजी खुद उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दें। बड़ा गांव का प्राचीन शिव मंदिर गांव वालों की आस्था का केंद्र था। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गांव में चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। इस पूरे काम की जिम्मेदारी पंडित माधव प्रसाद के हाथ में थी। वे उस समिति के अध्यक्ष थे और गांव वाले उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लगभग 50,000 रुपए नकद इकट्ठा हो चुके थे। अगले दिन मजदूरों को भुगतान होना था, इसलिए पैसे हवेली की तिजोरी में रखे गए। तिजोरी की एक चाबी पंडित माधव प्रसाद के पास रहती थी और दूसरी चाबी भरोसे के तौर पर अक्सर नीरज के पास, ताकि जरूरत पड़ने पर वह मजदूरों को पैसे दे सके। उस रात अमावस थी। हवेली में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई गहरी नींद में था और उसी सन्नाटे में एक साया दबे पांव हवेली के अंदर सरक रहा था। वो साया था अभय। वो सीधा अपने पिता के कमरे में गया। माधव प्रसाद गहरी नींद में थे। अभय के हाथ कांप रहे थे, लेकिन लालच डर से बड़ा था। उसने तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, धीरे धीरे कमरे से बाहर आया और तिजोरी तक पहुंचा। उसने तिजोरी खोली और कुछ पैसे चुराए। फिर उसने तिजोरी बंद की और चाबियां फिर उसी जगह वापस रख दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। सुबह होते ही हवेली में कोहराम मच गया। पैसे गायब है। पंडित माधव प्रसाद सन्न रह गए। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल रही। थोड़ी ही देर में हवेली के आंगन में पंचायत जैसी भीड़ जुट गई। सबके कमरे की तलाशी शुरू होगी, पर किसी को कुछ हाथ नहीं लगा। तिजोरी से पैसे गायब होने के बाद हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। हर नजर नीरज की तरफ उठ रही थी, लेकिन इस बार किसी के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। पिताजी, अब और क्या बचा है देखने को? जिसके पास चाबी थी वही चोर है। माधव प्रसाद ने नीरज की तरफ देखा। नीरज की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ हैरानी थी। मालिक, अगर आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। माधव प्रसाद लंबी देर तक चुप रहे। नीरज, आज के बाद तुम तिजोरी और हिसाब से दूर रहोगे, और जब तक सच सामने नहीं आता तुम इस घर में मेरे सामने नहीं आओगे। ये सजा नहीं थी, ये इंतजार था। अच्छा, तो खेल अभी बाकी है। उस रात हवेली में नींद किसी की आंखों में नहीं थी। नीरज को घर से निकाला नहीं गया था, लेकिन उसके और मालिक के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। नीरज अपने छोटे से कमरे में दिए की लौ देखता रहा। उसके मन में गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो सच खुद सामने आएगा। दूसरी तरफ माधव प्रसाद पुरानी फाइलें और हिसाब किताब निकालकर बैठ गए। आज पहली बार उन्होंने भावनाओं को नहीं, तथ्यों को चुना। जिस दिन से नीरज ने तिजोरी संभाली, उस दिन से पहले और बाद का हिसाब देखना होगा। पुराने रजिस्टरों में एक अजीब बात दिखी। पैसे गायब होने से ठीक एक हफ्ता पहले कुछ एंट्रियां बिना नीरज के हस्ताक्षर के थीं, लेकिन एक नाम बार बार सामने आ रहा था, अभय। उधर अभय बेचैन था। नीरज घर में है, पर नियंत्रण से बाहर। उसे डर था कि अगर पिता ज्यादा खो देंगे तो सच निकल आएगा। अब देर नहीं करनी चाहिए, अगला दांव तेज खेलना होगा। अभय ने इस बार चोरी नहीं चुनी, उसने झूठी शिकायत चुनी। उसने शहर से एक दलाल बुलाया जो नीरज पर झूठा कर्ज दिखा सके। अगली सुबह एक अजनबी हवेली पहुंचा। नीरज पर 50,000 का कर्ज है। माधव प्रसाद सीधे नीरज की ओर मुड़े। नीरज, ये सच है? नहीं मालिक, अगर एक भी दस्तावेज सही निकला तो मैं खुद चला जाऊंगा। दस्तावेज देखे गए। नीरज के हस्ताक्षर नकली थे और गवाह के तौर पर जिसका नाम था वो था अभय का दोस्त। माधव प्रसाद अब समझ चुके थे, ये चोरी नहीं थी,
ये युद्ध था, और युद्ध नीरज ने नहीं, अभय ने शुरू किया था। अभय, आज से घर का कोई भी लेन देन तुम नहीं संभालो। अभय सन्न रह गया। और नीरज, तुम घर में रहोगे, लेकिन किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। ये जीत नहीं थी, लेकिन सच की पहली दरार थी। और ये कहानी अब उसी रास्ते पर चल पड़ी थी जहां कोई पुरानी स्टोरी मेल नहीं खाती। अभय को अब समझ आ गया था कि उसके पिता धीरे धीरे सच के करीब पहुंच रहे हैं, और यही डर उसे उसकी सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर देता है। अभय ने सोचा, अगर नीरज को चोर साबित नहीं कर सकता तो उसे लालची साबित कर दूंगा। उसने एक नकली एग्रीमेंट बनवाया जिसमें दिखाया गया कि नीरज ने जमीन गिरवी रखकर पैसे लिए हैं। बस इतना कर दे कि लगे नीरज पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। जब वो कागज नीरज के सामने रखा गया तो सब हैरान रह गए। मालिक, अगर सच साबित करने के लिए मुझे घर छोड़ना पड़े तो मैं आज ही चला जाऊंगा। पूरा आंगन सन्न रह गया। लेकिन मैं कागजों से नहीं, अपने कर्मों से सच साबित करूंगा। ये वो पल था जहां कहानी पूरी तरह अलग हो गई। नीरज के जाने के बाद माधव प्रसाद पूरी रात सो नहीं पाए। उन्हें पहली बार समझ आया कि सच कभी जोर से नहीं बोलता, वह चुप रहकर इंतजार करता है। अगली सुबह माधव प्रसाद शहर गए। उन्होंने वकील और अकाउंटेंट दोनों से कागजों की जांच करवाई। रिपोर्ट साफ थी, हस्ताक्षर नकली, तारीखें गलत, गवाह झूठे। पंडित जी, ये दस्तावेज अंदर के आदमी ने बनवाया है। माधव प्रसाद की नजर सीधे अभय पर गई। माधव प्रसाद ने इस बार पंचायत नहीं बुलाई। उन्होंने घर के आंगन में ही सबको इकट्ठा किया। अभय, एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तूने नीरज को फंसाने की कोशिश की? अभय चुप रहा। यही उसकी हार थी। आज मैं पिता नहीं हूँ, आज मैं एक इंसान हूँ जो अन्याय का साथ नहीं देगा। पुलिस बुलाई गई। अभय के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत दर्ज हुई। अभय जाते जाते सिर्फ इतना बोला, पिताजी, मुझसे गलती हो। सब कुछ खत्म होने के बाद माधव प्रसाद नीरज को ढूंढते हुए दूसरे गांव पहुंचे। नीरज ने देखा और बिना कुछ कहे पैर छू लिए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने खून को रिश्ता समझा और कर्म को भूल गया। बापू, आपने मुझे सच पर चलना सिखाया है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। गांव लौटकर माधव प्रसाद ने वसीयत बदली। मेरी संपत्ति का वारिस वही होगा जो मेरे बाद भी मेरा मान बचाए। नीरज ने संपत्ति लेने से मना कर दिया। बापू, मुझे नाम चाहिए, मालिकाना नहीं। आज बड़ा गांव में लोग कहते हैं, खून से बेटा पैदा होता है, कर्म से बेटा बनता है। अगर आपको लगता है कि कर्म खून से बड़ा होता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।